तो दोस्तों अब हम देखेंगे बूटिंग के बारे में। स्टूडेंट्स, बूटिंग के बारे में देखेंगे। बूटिंग बूटिंग जो है ये शब्द आपका बूट से बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, बूट से लिया हुआ है बूटिंग। और बूट का मतलब क्या होता है आप बताएंगे। बूट बूट मतलब होता है जूता। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि मैं इसको बूट से क्यों कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये बूटिंग से लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है? जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे कहीं पार्टी वार्टी में जाना है, फंक्शन वगैरह में, किसी मैरिज पार्टी में, तो आपने सुना होगा सूट एंड बूट, सूट बूट। अब जैसे मान लीजिए कि आपको किसी फ्रेंड के शादी में जाना है, आप सूट पहन के बिल्कुल रेडी हैं, 100% रेडी हैं, तैयार हैं, और कोट पैंट और टाई वगैरह लगा के, और आपने जब आप बूट पहनने की बारी आई, तो आप बूट यानी कि अपना जूता ढूंढ रहे हैं पूरे घर में, तो आपको कहीं नहीं मिल रहा है। तो आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप उसी सूट पे स्पोर्ट्स शू पहन के जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। फॉर्मल सैंडल पहन के जाएंगे? इनफॉर्मल बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यानी कि सूट पहन के 100% आप रेडी हैं, 100% आप रेडी हैं, लेकिन जब तक बूट आपको नहीं मिलेगा तब तक आप घर से एक कदम बाहर नहीं निकालेंगे उसी सूट में। अगर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप पूरी तरह से इनफॉर्मल वे में जाएंगे, यानी कि सब कुछ ड्रेस चेंज करके जाएंगे। तो यहाँ पे इस बूट का क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स, बूटिंग जो है ये बूट से लिया हुआ है। इट मीन्स कि आपने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर खरीदने के बाद आपने उसको प्लग कर दिया, यानी कि कनेक्शन वगैरह पूरा कर दिया। कनेक्शन करने के बाद जब आप पावर ऑन करेंगे, तो जब तक बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, जब तक बूटिंग प्रोसेस कवर अप नहीं होगा, कंप्यूटर परफॉर्म नहीं करेगा, तब तक आपका कंप्यूटर वर्किंग मोड में नहीं आएगा, स्टार्ट नहीं होगा, और आप उस पर कुछ काम नहीं कर पाएंगे, चाहे आपका कंप्यूटर कितना भी नया क्यों ना हो। तो बूटिंग प्रोसेस जो है, बूटिंग क्या? बूटिंग इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस डन बाई ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स, बूटिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। और इस प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? अपने आप को हार्ड डिस्क में से उठा के रैम में लोड करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था मेमोरी के बारे में, तो मेमोरी में हमने आप लोगों को बताया था कि आपका ये रैम होता है। ये क्या फ्रेंड्स? आपका रैम। और रैम क्या होता है? आपका करंटली वर्किंग मेमोरी होता है, यानी जब तक कोई भी एप्लीकेशन रैम के अंदर लोड नहीं होगा तब तक वो वर्किंग मोड में नहीं आएगा, कार्य करने के मोड में नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स? आपका सीपीयू, और यहाँ पे आपका हार्ड डिस्क होता है, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। तो कोई भी डेटा, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम जब हम इंस्टॉल करते हैं, वो कहाँ पे इंस्टॉल होता है? वो आपका हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होता है, जो कि कंप्यूटर का परमानेंट स्टोरेज है। और जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सिस्टम जब बंद हो गया, क्लोज हो गया, इट मीन्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका शट डाउन होके बंद हो जाता है। और वो कहाँ चला जाता है? वो हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। और हार्ड डिस्क में से जब हम नेक्स्ट डे या जब पावर ऑन करेंगे, तो पावर ऑन करते ही हार्ड डिस्क में से ऑपरेटिंग सिस्टम अगर रैम के अंदर लोड नहीं होगा, तो क्या वो वर्किंग मोड में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वर्किंग करने के लिए रैम में लोड होना जरूरी है, किसी भी एप्लीकेशन का, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम का भी रैम में लोड होना जरूरी है। जब तक वो रैम में लोड नहीं होगा तब तक वो वर्किंग मोड में नहीं आएगा। तो इस बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फ्रेंड्स, वो क्या करता है? अपने आप को यहाँ से उठा के रैम के अंदर लोड करता है, और लोड करते समय आपको एक मैसेज मिलता है, इस तरह का इंडिकेशन। जैसे कि फ्रेंड्स, आपका ये विंडोज़ है, तो विंडोज़ का लोगो आपका ये ग्लो होता है, श्रिंक होता है, ग्लो होता है, श्रिंक होता है, ऐसे लगता है कि ग्लो श्रिंक हो रहा है। तो ये जो विंडोज़ का लोगो ग्लो श्रिंक होता है, ये उस समय इंडिकेटर दे रहा है,
कि इस समय आपका जो कंप्यूटर है वो बूटिंग प्रोसेस के अंतर्गत है, बूटिंग प्रोसेस में है। कृपया माउस या कीबोर्ड कोई भी बटन प्रेस ना करें, क्योंकि जितनी बार हम माउस या कीबोर्ड का बटन प्रेस करेंगे उतना ही एक नया कमांड समझता है और उतना ही देर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होता है, उतना ही देर से कंप्यूटर ऑन होता है। तो कुल मिला के फ्रेंड्स, बूटिंग क्या है? बूटिंग एक प्रोसेस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप को हार्ड डिस्क में से उठा के रैम में लोड करने का काम करता है खुद को। जैसे कि आप क्लास करने आते हैं, तो क्लास करने आप यहाँ आए हुए हैं, तो आपकी बॉडी का अगर बात हम करें तो आपकी बॉडी का जो पार्ट है यानी कि ब्रेन, क्लास करने का जो श्रेय जाता है वो ब्रेन को जाता है, क्योंकि वही सब कुछ समझता है और वही पढ़ता है, वही रीड करता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ तक लाने का काम किसका है? आपके पैरों का, यानी कि पूरी बॉडी के एक एक पार्ट तालमेल मिला के एक साथ काम करते हैं तो हमारा बॉडी सही से चलता है और हम जो चाहते हो कर पाते हैं। और सब कौन ऑपरेट करता है? ब्रेन ऑपरेट करता है। तो उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये एक बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स। इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, देखेंगे हम लोग, जैसे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लोडर, लिंकर। तो ये सभी हमारे क्या है? ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही पार्ट हैं। उसके कार्य करने वाले अलग अलग कई सारे पार्ट हैं जिसके हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप को उठा के रैम के अंदर लोड करता है। किसके हेल्प से? लोडर के हेल्प से। यानी लोडर एक तरह से क्या है? लोडर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है और ये क्या करता है? किसी भी एप्लीकेशन को, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हार्ड डिस्क में से उठा के रैम में लोड करने का काम करता है। अगर आप MS वर्ड खोलते हैं, तो MS वर्ड कहाँ स्टोर है? आपके हार्ड डिस्क में स्टोर है। उसको भी यहाँ से उठा के रैम में लोड करने का काम किसका होता है? लोडर का ही होता है। फ्रेंड्स, तो लोडर समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कंपाइलर की। कंपाइलर क्या है? जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में। तो ऐसे समझिए, जैसे कि एक प्रोग्रामर है जिसने कोडिंग की, जैसे एक प्रोग्रामर है जिसने किसी भी एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ये कोडिंग की, इसने कोडिंग की और इस किए हुए कोड में एरर हो सकता है। मान लीजिए एक एरर यहाँ पे है, एक एरर यहाँ पे है, एक एरर यहाँ पे है। तो उस प्रोग्रामर के ऊपर सुपीरियर कोई नहीं है जो एरर को चेक करे, ट्रेस करे। तो क्या होगा वहां पे? अगर उसके प्रोग्राम में कोई एरर आता है तो कौन चेक करेगा? तो फ्रेंड्स, वहां पे आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर काम करते हैं। तो तीनों का काम सेम है लेकिन करने का तरीका फ्रेंड्स अलग अलग है। तो समझेंगे। तो कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर इसके अंदर के एरर को चेक करेगा। जब हम कंपाइलर से इस कोड को, ये क्या है हमारा? मान लीजिए सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में किसी प्रोग्रामर ने कोडिंग की, ये हमारा क्या कहलाएगा? सोर्स कोड। ये सोर्स कोड है। ये चीज समझने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट लेक्चर जरूर देखें आप लोग, ताकि ये समझ में आ जाए कि सोर्स कोड क्या है और ऑब्जेक्ट कोड क्या है। तो फ्रेंड्स, ये सोर्स कोड है हमारा, यानी कि जो प्रोग्रामर ने एक एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए कोडिंग की है वो कोड है और इसमें यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है, 3 एरर है। तो अब जब कंपाइलर इसको चेक करेगा, इसके अंदर एरर को चेक करेगा, तो क्या करेगा? पूरे कोड को एक बार ऊपर से नीचे तक रीड करेगा और एक ही बार में मार्कआउट कर लेगा कि लाइन नंबर इतने में, लाइन नंबर इतने में और लाइन नंबर इतने में एरर है। और यहाँ पे एक ही बार में तीनों लाइनों में एरर को शो कर देगा कि यहाँ पे एरर है। और प्रोग्रामर क्या करेगा? एक ही बार में उस एरर को ठीक कर लेगा और ठीक करने के बाद फिर उसको दोबारा जब कंपाइल करेगा तो हमारा प्रोग्राम जो है ये एरर फ्री हो चुका है। और जब एरर फ्री हो चुका है तो ये क्या होगा? इसका एक ऑब्जेक्ट कोड
की फाइल डेवलप हो जाएगी जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होगी। इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ये ऑब्जेक्ट कोड की फाइल है, 0 1 के फॉर्म में होगा और फिर मशीन इसके ऊपर काम करती है। तो फ्रेंड्स हमारा ये ऑब्जेक्ट कोड में यानी 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और तब जाके मशीन इस पे काम करेगी, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है। तो जैसे कि हमने बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एज अ ट्रांसलेटर काम करता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। तो किसके हेल्प से? कंपाइलर के हेल्प से। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात आती है इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर क्या है हमारा? इंटरप्रेटर भी एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। ये भी क्या करता है? प्रोग्रामर के द्वारा कोड किए हुए प्रोग्रामिंग के अंदर के कोड को चेक करता है, इसके अंदर एरर को चेक करता है। लेकिन कैसे चेक करता है? इंटरप्रेटर चेक करता है लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। यानी यहां से चेक करेगा नो एरर, ओके, नो एरर, नो एरर, नो एरर, और जैसे यहां पे एरर मिलेगा यहीं पे आपको ये ब्रेक कर देगा, यहीं पे आपको रोक देगा। और जब तक इस एरर को ठीक नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। एरर को ठीक करने के बाद जब दोबारा आप इंटरप्रेटर से इंटरप्रेट करेंगे तब ये आगे बढ़ेगा, फिर आपको यहाँ पे ब्रेक करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे ब्रेक करेगा। यानी जितने बार एरर रहेगा उतनी बार आपको ब्रेक किया जाएगा इंटरप्रेटर के द्वारा। आप एरर को फ्री करके जब आगे बढ़ेंगे तब जाके धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। और जब एरर फ्री हो जाएगा तो इंटरप्रेटर क्या करता है, यहाँ पे एक ये भी 0 1 का एक कोड डेवलप करता है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट कोड, आईसी इंटरमीडिएट कोड। और इस पे मशीन काम करती है, और मशीन काम करती है, काम करने के बाद इंटरमीडिएट कोड डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर हम सोर्स कोड में वापस चले जाते हैं और दोबारा से हमें जब प्रोग्राम की रन करने की जरूरत पड़ती है, एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, तो दोबारा सोर्स कोड को हम इंटरप्रेटर से इंटरप्रेट करेंगे, फिर इंटरमीडिएट कोड आएगा और रिजल्ट हमें मिल जाएगा। फ्रेंड्स बात करते हैं असेंबलर की। तो असेंबलर क्या करता है? ये बिल्कुल कंपाइलर की तरह से ही काम करता है, लेकिन ये किस में काम करेगा? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे C++, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, वैसे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है असेंबली। असेंबली लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर एरर को ठीक करने का काम और उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? असेंबलर का होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स लोडर। लोडर समझ में आ गया आपको कि किसी भी एप्लीकेशन को हार्ड डिस्क में से उठा के रैम में लोड करने का काम लोडर का होता है। इसके बाद आता है लिंकर। लिंकर क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी एप्लीकेशन खोला हुआ है, जैसे आपने MS वर्ड कंप्यूटर पे खोला हुआ है, आपका ये MS वर्ड खुला हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आप सेव ऑप्शन यूज करते हैं। तो जैसे ही सेव करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स आता है यहाँ पे और आपसे फाइल नेम का ऑप्शन पूछता है। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जैसे जब हम किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो किसी भी सॉफ्टवेयर की कम से कम 10,000 से ज़्यादा फाइलें होती हैं, वर्किंग फाइलें, जो कि हमारे हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हो जाती हैं और ये तब ओपन होती हैं जब इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे MS वर्ड को आपने खोला, तो MS वर्ड को जब आपने खोला तो MS वर्ड की केवल एक फाइल खुलेगी, कौन सी? winword.exe, winword.exe नाम की फाइल है। ये खुलता है एप्लीकेशन के तौर पे और इसके अंदर हम काम करते हैं। काम करने के बाद इसकी करीब करीब 10,000 से ज़्यादा फाइलें हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं और वो कब ओपन होती हैं? जब जरूरत पड़ती है। अब जैसे हमने फाइल को सेव किया तो सेव करने के लिए एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आया, इसके लिए भी प्रोग्रामिंग कोड किया हुआ है, लेकिन ये कहाँ पे है? हार्ड डिस्क में स्टोर है। तो जरूरत पड़ने पे यहाँ से कॉल कर लिया, यहाँ से कॉल कर लिया, यहाँ से कॉल कर लिया। तो फ्रेंड्स कॉल कैसे होगा? जब आपस में एक दूसरे से लिंक बना रहेगा तभी कॉल होगा, अदरवाइज वो कॉल नहीं हो पाएगा। तो लिंक बनाने का काम किसका होता है? हमारे लिंकर का होता है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है और जो भी एप्लीकेशन हमारा रैम के ऊपर खुला होता है उस एप्लीकेशन की और उसकी वर्किंग फाइल्स के बीच में लिंक बनाने का काम लिंकर का होता है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये सारे टॉपिक जो है धीरे धीरे समझ में आ गए होंगे। तो
फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे बूटिंग की, तो बूटिंग टॉपिक को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और बाकी ये टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है, दोबारा फिर से हम देखेंगे उस पर नया लेक्चर क्रिएट करने के लिए, एक एक टॉपिक के लिए अलग अलग सेपरेट लेक्चर क्रिएट करने के लिए देखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ बूटिंग, यानी बूटिंग के प्रकार। बूटिंग कितने प्रकार का होता है? तो फ्रेंड्स बूटिंग जो होता है हमारा ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है हमारा कोल्ड बूटिंग, दूसरा होता है वार्म बूटिंग और तीसरा होता है रिमोट बूटिंग। फ्रेंड्स कोल्ड बूटिंग का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आपका ये सीपीयू है और यहाँ पे आपका ये पावर बटन है, ये रीसेट बटन है। आपका जो कंप्यूटर है प्रॉपर तरीके से टर्न ऑफ किया हुआ है, रखा हुआ है। आप आते हैं, आपने आके ये पावर बटन प्रेस किया और पावर बटन प्रेस करने के बाद आपका कंप्यूटर ऑन हो गया। जब ऑन होगा तो बूटिंग प्रोसेस रिपीट होगा। और फ्रेंड्स जब तक बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका कंप्यूटर वर्किंग मोड में नहीं आएगा, तब तक ऑन मोड में प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं होगा, आप वर्क नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपरली नॉर्मल तरीके से जब बूटिंग होता है उसे हम लोग कहते हैं कोल्ड बूटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, यानी नॉर्मली जो बूटिंग होता है उसे हम लोग कहते हैं कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग का क्या मतलब है? वार्म बूटिंग का मतलब होता है कि जब हम बाई फोर्स्ड बूटिंग कराते हैं, यानी जबरदस्ती बूटिंग कराते हैं, उस बूटिंग को हम लोग कहते हैं वार्म बूटिंग। अब जबरदस्ती बूटिंग कराने की बात कहाँ पे आती है? फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि मोबाइल आपका कभी कभी हैंग हो जाता है। हैंग हो जाता है तो आप क्या करते हैं? रिबूट करते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर भी आपका हैंग होता है। जब हैंग होता है तो हमें कंप्यूटर को भी रिबूट करने की जरूरत पड़ती है। और रिबूट करने के लिए 2 तरीका होता है। एक तो शॉर्टकट की से होता है आपका CTRL प्लस ऑल्ट प्लस डेल, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, ये तीनों बटन हम 2-3 बार प्रेस करेंगे तो सिस्टम आपका रीस्टार्ट हो जाएगा, अगर कीबोर्ड आपका काम कर रहा है तो। और जब रीस्टार्ट होगा तो फिर से बूटिंग होगी, और जब बूटिंग होगी तो वो बूटिंग हमारी कहलाएगी वार्म बूटिंग, बिकॉज हमने जबरदस्ती बूट कराया हुआ है, बाय फोर्स बूट कराया है। ठीक है। और अगर फ्रेंड्स चूंकि कंप्यूटर आपका हैंग हो गया है, हैंग होने के केस में हमें क्या करना है? वार्म बूटिंग करनी है। तो आपका कीबोर्ड भी काम नहीं करेगा, माउस भी काम नहीं करेगा। उस केस में आपका ये जो बटन है रीसेट का यानी रीस्टार्ट का, आप इसको प्रेस करते हैं और आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है, और रीस्टार्ट होके दोबारा से बूट होता है। वो जो बूटिंग होगी वो भी आपकी कहलाती है वार्म बूटिंग। तो 2 तरीका है, पहला शॉर्टकट की से, दूसरा बटन से। फ्रेंड्स तीसरा जो बूटिंग है आपका वो है रिमोट बूटिंग। रिमोट का क्या मतलब होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, सबने यूज किया होगा रिमोट। रिमोट क्या करता है? रिमोट एक ऐसा डिवाइस है जो किसी दूर रखी हुई वस्तु को कंट्रोल करता है। किसी दूर बैठे हुए कहीं पे भी दूर बैठ के आप किसी दूर रखी हुई वस्तु को कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिमोट बूटिंग जो होता है हमारा फ्रेंड्स, ये नेटवर्किंग में पॉसिबल होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में। मान लीजिए यहाँ पे आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टैब्लिश किया हुआ है, ये आपका एक स्विच है और 1 2 3 4 1 2 3 4 8 पोर्ट वाला स्विच है ये। इसमें आपने कुछ कंप्यूटर लगा रखे हैं ऐसे। तो फ्रेंड्स इसमें जब हम नेटवर्किंग स्टैब्लिश करते हैं या जब हम आपस में कई सारे कंप्यूटर का नेटवर्क बनाते हैं तो इसमें एक जो कंप्यूटर होता है उसको बाकी सारे कंप्यूटरों से ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं, उसको ज़्यादा ऑप्शंस दिए जाते हैं, और उसे हम लोग कहते हैं एडमिन कंप्यूटर। एडमिनिस्ट्रेटर, उसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। और इस एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये
राइट्स होते हैं या ये ऑप्शन होते हैं कि इन किसी भी कंप्यूटर पे चल रहे किसी भी एप्लीकेशन को ये ब्लॉक कर सकता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को बंद कर सकता है, या कोई कंप्यूटर चल रहा है खाली है उस पर कोई नहीं बैठा है तो उसको शट डाउन कर सकता है। और कोई कंप्यूटर जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई और यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है काम करने वाला वो ठीक नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति इससे ये रिक्वेस्ट करता है कि सर हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है, तो ये यहीं से कमांड के जरिए यहाँ से एक कमांड पास करेंगे और कमांड के जरिए इनका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। और जब रीस्टार्ट होगा तो फिर से बूटिंग होगी, और जब बूटिंग होगी तो वो बूटिंग हमारी कहलाएगी रिमोट बूटिंग, क्योंकि यहाँ से बैठकर इस कंप्यूटर को हमने बूट करा दिया, यानी दूर से हमने किसी दूर रखे हुए कंप्यूटर को बूट करा दिया। सो ये जो बूटिंग है हमारी रिमोट बूटिंग कहलाएगी। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट जो बूटिंग टॉपिक है पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।